जब हम बात करते हैं भारत की तो हम कहाँ भूल सकते हैं इसके सुनहरे इतिहास को। एक समय पर गोल्डन बर्ड, सुनहरी चिड़िया कहा जाने वाला ये देश, जिसमें कई महान व्यक्तित्व के लोगों ने जन्म लिया है, कई वीर योद्धा हुए हैं इस जमीन पर। हमारे कई पूर्वजों ने उनकी सीख अपने जीवन में उतारी और देश व दुनिया में बड़ा योगदान दिया। वह सभी महानता का प्रतीक बने। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? हम जिन वीरों की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए, वैसे वैसे हमारे मन में उनकी छवि कहीं ना कहीं डगमगा गई, धुंधली हो गई, या फिर हमने मान लिया कि जो हमारे शासक हुए उनका जीवन बहुत ही आरामदायक, बिना विपदा के निकला। हम सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत ही आसान था और उन्होंने प्रजा के हित में कभी भी काम नहीं किया होगा, क्योंकि मॉडर्न डे सोसाइटी किसी के योगदान से ज़्यादा लोगों के निजी जीवन, पर्सनल लाइफ पर फोकस करती है। हमें आदत सी करा दी गई टीवी और मोबाइल में एक क्रूर राजा को अत्याचार करते हुए देखने की, या फिर हम जिस तरीके से बड़े हुए हमें राजा नाम से नफरत कराई गई। हमने किसी एक या दो व्यक्ति की गलती को सबकी गलती मान लिया। साथ ही शब्द राजा, द किंग को सिर्फ क्रूरता और अय्याशी का प्रतीक मान लिया या बना दिया गया बिना किसी सोर्स वाली कई सुनी बातों से। पर साथ ही एक सवाल भी है जो कि सबके मन में उठना चाहिए कि क्या सारे राजा एक जैसे थे और क्या राजा होना इतना सरल था? ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज समाज में वही स्थिति है। आज हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ छिन गया। आज हमारी सांस्कृतिक परंपराएं छीन ली गई, हमारा आज इतिहास है उसको बिगाड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध काम करते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। चार्ल्स डार्विन की एक फेमस थ्योरी है, या कहें कि एक कॉन्सेप्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस थ्योरी के हिसाब से जो ताकतवर होगा, चाहे बुद्धि से या बल से, उसी का सर्वाइवल निश्चित है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस कॉन्सेप्ट पर बात की है, द नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म। यह कॉन्सेप्ट सभी जीवों पर लागू होता है, और अगर हम प्राचीन काल में जाए, आदि मानवों के समय, वेयर द केवमेन यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर टू बिकम द लीडर एंड डोमिनेट द ट्राइब, तो यह कुछ नया नहीं है। अभी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से लड़ रहा है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। जैसे जैसे इंसान सभ्य हुआ, उसका मानसिक विकास हुआ, तो जोर उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस पर था। अभी हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां आर्थिक स्थिति कई हद तक निश्चित करती है आपका अति जीवन। यानी हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के दायरे से, इस दृश्य से कभी बाहर नहीं हो सकते। यह प्रकृति का नियम है, द लॉ ऑफ नेचर। पर इंसान जानवरों से अलग है, वह प्रकृति के आगे जाता है। पशुओं के लिए प्रकृति के कुछ दायरे हैं जो सीमित है। हम तैरना सीखते हैं, अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ढालना सीखते हैं। सर्दी के लिए गर्म कपड़े बना लेते हैं, प्रकृति ने पंख नहीं दिए तो हवाई जहाज बना लेते हैं। यानी हम प्रकृति से भी आगे जाना सीखते हैं। ये सब हमारी चेतना के कारण है, हमारी कॉन्शियसनेस। यानी हमारी चेतना हमें पशुओं से अलग करके इंसान बनाती है। एक इंसान से बेहतर इंसान, एक बेहतर इंसान से महामानव बनाती है। इसका फ्लो नीच स्तर से उच्च स्तर तक काम करता है। देह संतुष्टि से आगे कदम आत्मसंतुष्टि है। यानी जितना ज़्यादा हम भौतिक क्रियाओं से चिपके रहेंगे, हमारी चेतना उसी तल पर घूमती रहेगी और छोटे तल की परेशानियों से ग्रस्त रहेगी। हमारी धरती पर कई ऐसे महान शख्स हुए हैं जिन्होंने चुनाव किया और फिजिकल के बजाय नॉन फिजिकल को चुना, यानी मटेरियलिस्टिक भौतिक के ऊपर गए और अपने विचारों और आदर्शों को ऊंचा रखा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से आप उस समय सिर्फ स्वजन पक्षपात यानी नेपोटिज्म से आगे राज्य नहीं कर सकते थे, या फिर एक बड़ा साम्राज्य नहीं चला सकते थे। उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सक्षम होना पड़ता था, और कहीं कोई चूक होती तो राजा अपना राज्य गंवा बैठता। हमने पढ़ा है कि कैसे एक कमज़ोर राजा को उसके दरबारी तक नहीं बख्शते थे, उसे नोबल ज़्यादा समय के लिए राज नहीं करने देते थे और किंगडम डिसइंटीग्रेट हो जाती थी। तो राजा की क्या परिभाषा है? व्हाट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ए किंग? एक बड़ा महल, प्रजा और अनेक सैनिक? मेरे ओपिनियन में राजा वह नहीं था जो सबसे ज़्यादा अय्याशी करता था, वह था जो सबसे ज़्यादा कर्मशील था, आम प्रजा से भिन्न, आम जनता से आगे। और इसी विचारधारा से आप स्वयं को भी अपने जीवन का राजा बना सकते हैं। एक फिल्म थी बाहुबली, जिसमें एक दृश्य था, अमरेंद्र बाहुबली को निष्कासित कर दिया जाता है और आम जनता के बीच भेज दिया जाता है। उसके बावजूद भी उसकी कार्यशीलता से उसके विरोधी जलते हुए कहते हैं, अगर ये जीवित रहा तो जहाँ भी रहेगा महाराजा बन के ही रहेगा। तो फिर कब तक हम विदेशी राजा सिकंदर की गाथा गाते रहेंगे, जबकि हमारे यहाँ अनेक वीर हुए हैं। भारत की मिट्टी शौर्य और वीरता का गीत गाती है। कब तक हमारे वीरों को हम फॉरगॉटन हीरो के नाम से याद करते रहेंगे? तो अब हम कुछ क्षण ओपन माइंडेड होते हैं और जो हमारी कंडीशनिंग हुई है बातों से,
किताबों से, गलत टीवी सीरियल, फिल्में और सोसाइटी से उसको अलग रखते हैं, कुछ नए विचारों को जगह देते हैं, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और ना भी सीखना चाहे तो भी खुद को एक अवसर दें ताकि किसी और के दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव से एक नया पहलू जान सके। क्या पता कुछ ऐसा समझने को मिल जाए किसी वीर की जीवन कथा से जो हमारे मुश्किल समय में काम आ जाए। हर प्रकार की नकारात्मकता को भूलकर हम जाने के विचार और आदर्शों को कोई आजीवन कैसे ऊंचे पायदान पर रख सकता है और मानव होने का सर्वोत्तम मूल्य पेश करता है। रावचंद्र सेन जी पर बहुत ही कम डेटा उपलब्ध है, पर जो कुछ भी जानकारी दी गई है वो 100% ऑथेंटिकेट है। हो सकता है कि कुछ लोगों की धारणाओं के हिसाब से कुछ घटनाक्रम ऊपर नीचे हो, बट मोस्टली एक्यूरेसी मेंटेन करने का प्रयत्न किया गया है। आरपीएससी ने भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया है और रावचंद्र सेन जी से जुड़े प्रश्न पूछना भी आरंभ किया है। तो हो सकता है हमें उनके जीवन से जुड़े कुछ नए पहलू भी जानने को मिले, क्योंकि उनके ऊपर अब नई शोध भी हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे किस्से और कहानियों को नहीं बताता है, क्योंकि उनके लिए इतिहास एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, या फिर अगर कुछ बताता भी है तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जो कि सही नहीं है। इससे समाज की छवि खराब होती है। फिल्मों और वेब सीरीज द्वारा पॉलिटिकल मोटो को फ्यूल किया जा रहा है, या फिर प्रोपेगेंडा मूवी से ब्रेन वॉशिंग मशीनरी बनाई जा रही है, जो कि कास्ट बेसिस पर स्पेसिफिकली टारगेट करके समाज को इविल पोर्ट्रे करती है। इससे दर्शकों में आक्रोश पैदा होता है, जिससे असंतोष की भावना भी बढ़ती है और जाति विभाजन भी बढ़ता है। इस चीज़ से इन मूवीज़ को पब्लिसिटी मिलती है, इसलिए इनका करोड़ों का थिंक टैंक इसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट करवाता है, जो कि असंवैधानिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। यह प्योरली मॉनेटरी और पॉलिटिकल गेन के लिए किया जाता है। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव लिबर्टी का गलत प्रयोग किया जाता है। इससे प्रेरणा तो दूर, उसका विपरीत कॉन्शियसनेस और ड्रेन होती है। ये कुछ नहीं है बल्कि दर्शकों के बीच भ्रांति फैलाना और उन्हें भ्रमित करने का प्रयत्न है। इसीलिए ही इतिहास को तोड़ा और मोड़ा जा रहा है। हमने बात की उच्च विचारों की और अपने आदर्शों पर टिके रहने की। ऐसे ही एक राजा हुए हैं जिन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहा गया है। रावचंद्र सेन राठौड़ का जन्म 1541 मारवाड़ में हुआ। वे राव मालदेव के छठे पुत्र थे एवं राव राम सिंह और उदय सिंह के छोटे भाई। उनकी माता झाला रानी स्वरूप देवी थी। कुछ इस प्रकार सभी भाइयों के नाम चंद्रसेन जी तक दिए गए हैं। राव चंद्रसेन जो जोधपुर के महाराजा मालदेव के लड़के थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो सबसे बड़े लड़के थे, कुछ लोगों का मानना नहीं, सबसे बड़े रायमल थे। लेकिन जो कुछ भी हो, मालदेव जी ने इनकी बहादुरी देखकर, इनकी क्षमता देखकर ये तय किया कि राज्य सिंहासन इनको दिया जाए। इतिहासकारों द्वारा रावचंद्र सेन जी जैसे महान योद्धा पर कोई ऑफिशियल रिसर्च नहीं की गई है, और अगर कुछ है भी तो वे भी बहुत ही सीमित है। पर जो कुछ भी डेटा है उनके ऊपर, उससे ये साफ मालूम पड़ता है कि वे बहुत ही बहादुर और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने मातृभूमि को हमलावरों से परतंत्र करवाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। राजस्थान के लोकगीतों में और उनके वंशजों द्वारा बताई गई जानकारी अपने आप में पर्याप्त है उस गुमनाम योद्धा को इतिहास में ऊंचे चरण पर रखने हेतु। कई जगह उन्हें राव मालदेव का तीसरा पुत्र बताया है, जो कि फिलहाल शोध के हिसाब से अस्पष्ट है। उन्होंने लगभग 2 दशक तक अकबर को अपने कुछ मुट्ठीभर साथियों के साथ मिलकर रोक कर रखा। Rao Chandrasen, the Lion of Marwar, rode against the adversities. The spirit remained unbroken. His legacy, tale of courage, adaptability, and indomitable should echo in the hearts of every son and daughter of India. His brave stories are not just stories but a heritage. राव रणमल के बाद उनके पुत्र हुए जोधा जी, जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की। आगे चल के राव गांगा हुए। गांगा के पश्चात मालदेव जी मारवाड़ के शासक हुए। मालदेव जी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे और मारवाड़ की सीमाएं उनके समय में राज्य की सबसे ज़्यादा रही है। राजा मालदेव राठौड़ वीर, पराक्रमी, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस रूलर थे। उनका स्वभाव बहुत ही हठीला बताया गया है। कहा जाता है कि महाराणा सांगा के बाद यही एक ऐसे वीर राजपूत थे जिन्होंने दिल्ली की केंद्रीय शक्ति से लोहा लिया।
कई इतिहासकारों का मानना है कि मारवाड़ में चल रहा गृह युद्ध ना होता और सभी राठौड़ राव मालदेव के नेतृत्व में इकट्ठे होते और साथ ही महाराणा सांगा की भांति आसपास के राजपूत शासन भी उनसे मिल जाते, तो इसमें कोई दोहराई नहीं थी कि वे दिल्ली पर हाथ मारकर भारत का इतिहास बदल डालते। कई विरोधी लेखकों तक ने राव मालदेव की प्रशंसा की है। तबाके अकबरी और तारीख फरिश्ता जो कि निज़ामुद्दीन और फरिश्ता ने संकलित की, उसमें राव मालदेव को बहुत ताकतवर शासक बताया हिंदुस्तान का। उन्होंने अपने राज्यकाल में सूर साम्राज्य से और मुगल साम्राज्य से मित्रता करने से मना कर दिया। शेर शाह सूरी दिल्ली लगभग हार ही चुका था, पर उसने कपट की सहायता लेकर खुद का राज्य बचा लिया। पर जंग में इतनी तबाही देखते हुए शेर शाह ने कहा, खैर करो वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गवा बैठता, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। कई बार यह वाक्य प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। राव चंद्र सेन मारवाड़ के एक वीर योद्धा अकबर के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़े। उनका साहस उनकी कहानी का मुख्य भाग है। उन्होंने अपनी प्रजा को साहस और सम्मान से संभाला। जब राव मालदेव के लोकवासन का समय आया तो उन्होंने चंद्रसेन को उत्तराधिकारी चुना। राम सिंह को षड्यंत्र रचने के कारण देश निकाला दे दिया गया था। राव उदय सिंह जी भी राजा मालदेव से कुछ नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्हें पहले ही फलोदी की जागीर देकर पश्चिमी इलाके में भेज दिया गया था और छोटे भाई चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। राजपूत रीति रिवाज के हिसाब से ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी पर होना चाहिए था। इस निर्णय से कई सरदार नाराज हो गए। दुश्मनों और आक्रमणकारियों को लाभ का आभास हुआ। उन्होंने संदेह की चिंगारी को आग बनाने का कार्य किया। स्वार्थी सामंतों ने भाइयों के बीच फूट पड़ाने के लिए राम सिंह, उदय सिंह और रायमल को गद्दी का हकदार कहकर चंद्रसेन के खिलाफ भड़काया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब तक चंद्रसेन गद्दी पर रहेंगे वे अपने मातृभूमि का सौदा आक्रमणकारियों से नहीं करेंगे, मुगलों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तो उन्होंने कपट की सहायता ली। अकबर यद्यपि राजपूतों से मेल करके शासन करना चाहता था, पर वह यह भी चाहता था कि किसी भी प्रकार से इन राज्यों की शक्ति कम करके उनके राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिए जाए। उसकी ये कूटनीति थी कि दो राजाओं या दो भाइयों को परस्पर लड़ा देता था और फिर अपना प्रभाव वहां फैला देता था। राव उदय सिंह और राम सिंह को लोग बहकाने लगे। उन्होंने उपद्रव प्रारंभ कर दिया। राव चंद्रसेन ने अपने भाई रायमल को सिवाना दिया था। वे भी उन विद्रोहियों के बहकाव में आकर राज्य में विद्रोह करने लग गए थे। यानी एक तरह का डोमेस्टिक वॉर, गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था मारवाड़ में। तो उनको एक तरह से कांटों भरा ताज मिला, लेकिन स्वयं बहुत पराक्रमी संघर्षशील व्यक्ति थे, वीर पुरुष थे। इसलिए इन बातों की परवाह न करते हुए उन्होंने मारवाड़ की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए निरंतर अकबर जैसे शक्तिशाली शासक से युद्ध करते रहे। कई लोगों का ये मत रहता है कि राव मालदेव से उत्तराधिकारी चुनने में भूल हो गई। यदि वे ऐसा नहीं करते तो ये स्थिति नहीं बनती और मारवाड़ अकबर के हाथों में जाने का अवसर भी नहीं बनता। पर अगर हम सोचें तो इसे हम उनकी भूल नहीं कह सकते, क्योंकि राव मालदेव ने मातृभूमि को एक ऐसे स्वाभिमानी वीर के हाथ में सौंपा था जिसके नेतृत्व में राज्य को नैतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती थी। राव मालदेव जी ने राव चंद्रसेन की क्षमता देखी और सही मायने में राजा मालदेव ने उन्हें सच्चा हकदार माना। यह बात कुछ और है कि स्वार्थियों ने राव चंद्रसेन की भावनाओं के विरुद्ध उनके भाइयों को बहकाया और उनके भाई तथा कुछ उनके सहायक सरदारों ने उनके महत्व को समझने में भूल की। तो उन्होंने उनकी योग्यता और दक्षता के अनुसार उनको राजकुमार बनाया और कई युद्ध प्रयाणों में उनको भेजा जो सफल हुए। राव चंद्रसेन के मार्ग पर चलकर महाराणा प्रताप और उनके मेवाड़ ने जिस ख्याति को प्राप्त किया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मारवाड़ के राठौड़ सरदार तथा राव चंद्रसेन के भाई उनके सहायक रहकर इससे कई गुना ऊंची ख्याति प्राप्त करने में सफल हो सकते थे। तो इस दृष्टि से राव मालदेव का चुनाव अनुचित नहीं कहा जा सकता। राव मालदेव ने चंद्रसेन जी में प्रतिभा का आभास किया कि वह एक स्वाभिमानी और वीर पुरुष है और राठौड़ साम्राज्य को परतंत्रता से बचाकर उसे उज्जवल करेगा। उनके नज़दीकी लोगों ने बहकावे में गलत मार्ग चुन लिया और शत्रु के लिए दरवाजे खोल दिए। चालाक और विशाल सेना वाले शासक के हस्तक्षेप से स्थितियां बिगड़ गई। राव चंद्रसेन जी के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी कम जुटा पाए लोग बाग, लेकिन इसके बारे में हमारे वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ बांधनोड़ा ने भी एक बुकलेट लिखी 20 पेज की। इसके बाद हमारे उमेश सिंह जी कणई दाता साहब ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा शोध किया और राव चंद्रसेन जी सबसे ज़्यादा शोध उमेश सिंह जी कणई ने किया था। उनकी लिखी पुस्तक को बाद में गोयला संजय बना ने इसको प्रकाशन कराया। राव चंद्रसेन बड़े वीर, साहसी, आत्म अभिमानी थे।
वे एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में जोधपुर का राज्य संभाला। वे स्वतंत्रता प्रेमी थे और किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करते थे। किसी के अधीन होना उन्हें कभी गवारा नहीं था। यानी वे डिग्निटी और इंटीग्रिटी के लिए जान दे देने वाले व्यक्ति थे। अपने पिता की तरह ही वे अधीनता को अस्वीकार करते थे। यह भी एक कारण है कि कुछ सरदार उनसे रुष्ट रहा करते थे। यह बड़े अफसोस की बात है कि इतिहास के पन्नों में उन्हें वह जगह नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। ऐसे वीर का नाम महाराणा प्रताप के साथ ऊपर रखा जाता है, पर फिर भी बहुत कम संख्या में लोग इनका नाम जानते हैं। ये भारतीय इतिहास के वो गुमनाम योद्धा है जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अपने युद्ध कौशल एवं वीरता से मुगलिय सल्तनत की जड़ें हिलाते रहे। वैसे तो दो व्यक्तियों में तुलना नहीं हो सकती, किंतु महाराणा प्रताप के समकालिक इन योद्धा के साथ अन्याय करते हुए इतिहासकारों ने इनको इतिहास में वह जगह नहीं दी जिसके वह हकदार थे। वहीं अकबर को भारत का शहंशाह कहने वालों को इससे माकूल जवाब क्या होगा कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन जैसे वीरों और स्वतंत्रता प्रेमियों के होते हुए संपूर्ण भारत तो क्या, अकबर का संपूर्ण राजपूताना विजय का सपना सपना ही रहा। तो जैसा कि हमने जाना, राव चंद्रसेन के जोधपुर मारवाड़ की गद्दी पर बैठते ही इनके बड़े भाई राम सिंह और उदय सिंह ने राजगद्दी के लिए विद्रोह कर दिया। राम सिंह जी पर सैनिक कार्रवाई करके मेवाड़ के पहाड़ों में भगा दिया गया। 1562 लोहावट युद्ध। राव उदय सिंह और चंद्रसेन का लोहावट में परस्पर युद्ध हुआ। उस युद्ध में उदय सिंह जी ने राव चंद्रसेन पर कुल्हाड़ी से वार करके घाव कर दिया। दोनों ही सेनाओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। बदले में राव चंद्रसेन के साथी रावल मेघराज ने भी उदय सिंह जी पर वार किया। इस युद्ध में चंद्रसेन जी की विजय हुई। 1563 नाडोल युद्ध। राम सिंह जी ने मदद इकट्ठे की और राव चंद्रसेन पर युद्ध के लिए चढ़ गए। नाडोल में दोनों का युद्ध हुआ। राव चंद्रसेन ने राम सिंह जी को पराजित किया और विजय रहे। 1563 से 1564 राम सिंह की ओर अकबर ने सहायता का हाथ बढ़ाया। उसने राठौड़ों को आपस में लड़ाकर जोधपुर राज्य को कमजोर करने का यह अच्छा अवसर देखा। अकबर की सेनाएं 1564 ईस्वी में अपने नागौर परगने के सूबेदार मुगल सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम सिंह की सहायता जोधपुर पहुंची और जोधपुर के दुर्ग को घेर लिया। उससे पहली बारी में राव चंद्रसेन ने राम सिंह को सोजत देकर हुसैन कुली खां से संधि कर ली और उसे फौज खर्च देकर वापस रवाना कर दिया। जोधपुर को फिर से घेर लेने के पश्चात वह संघर्ष 8 महीने तक चला। 8 माह से चल रहे जोधपुर संघर्ष से रसद की कमी आ गई। उस कारण से उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। राव चंद्रसेन जी ने जोधपुर किले की रक्षार्थ वहां कुछ बहादुर योद्धाओं को छोड़ दिया। इन्होंने किले पर कब्जा करने वाले 300 मुगल सैनिकों को धराशायी करके वीर गति प्राप्त की। इनमें 3 भाटी, 4 राठौड़ और 4 इंदा राजपूत थे। ये कुछ खास सरदारों के नाम हैं जो कि राव चंद्रसेन की इमदाद में थे। इनके नाम स्क्रीन पर दिए गए हैं। बादशाह की सेना आई है राम राय को लेके। उस समय एक उनका प्रतिनिधि था, उसने कहा ये बादशाह का फरमान है कि आप किला खाली कर चले जाओ। तो चंद्रसेन का सीधा जवाब था कि ये किला मेरे को बादशाह ने नहीं सौंपा है, ये मेरे पिता ने मेरे को सौंपा है। वो कौन होता है मेरे को ये फरमान निकालने वाला, मुझे कोई परवाह नहीं है ऐसे फरमान की। इस तरह का बहादुर व्यक्ति, और एक छोटी सी बात भी मानने को, वरना सुखपूर्ण रह सकते थे कि दाग लगा लिया, घोड़ों पे क्या फर्क पड़ता है, घोड़े तो मेरे ही हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी मेरी मान सम्मान पे चोट लगती है। ऐसा अद्भुत स्वतंत्रता प्रेमी। राव चंद्रसेन जोधपुर खाली करके अपने सहयोगियों के साथ भादराजून चले गए। फिर वहीं से अपने राज्य मारवाड़ पर 9 वर्ष तक शासन किया। भादराजून से वे लगातार मुगलों के आक्रमण को रोकते रहे और साथ साथ उन पर आक्रमण भी करते रहे। इसी तरह से वे मारवाड़ के उत्तरी भाग पर अपना कब्जा जमा पाए। लेकिन ज़्यादा समय तक वो राज्य को बांध कर नहीं रख सके, क्योंकि निर्वासन के शुरुआती 6 साल उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहे। मजबूरी में उन्हें पैतृक संपत्ति को बेचना पड़ा संघर्ष को जारी रखने के लिए। उनकी आर्थिक स्थिति जोधपुर छोड़ने के बाद निरंतर बिगड़ती गई। 1570 नागौर दरबार। 1570 में अकबर का जियारत के लिए अजमेर आना हुआ और अजमेर से अपने अधीन नागौर सूबे में उसने अपना दरबार लगाया। राव चंद्रसेन जी भी दरबार में पहुंचे। उन्होंने वहां राजा उदय सिंह जी को पहले ही मौजूद पाया। अकबर के सामने पेशगी के दौरान जब राव चंद्रसेन ने देखा कि तमाम बड़े बड़े राजा, राव, जागीरदार, सामंत आदि अकबर के आगे नतमस्तक है और अकबर राजपूतों में फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है,
तो राव चंद्रसेन का सोया आत्मसम्मान जागृत हो गया। और फिर अकबर ने जब उनसे कहा कि यदि तुम हमारी मातहत्ती स्वीकार करो तो तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिया जा सकता है। इसके लिए अकबर ने ये 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि घोड़ों को बादशाही अंकों से अंकित करना पड़ेगा और दूसरी शाही मनसब लेना पड़ेगा। परंतु राव चंद्रसेन ने ये शर्तें अस्वीकार कर दी और किसी के अधीन रहकर राज्य करना पसंद नहीं किया। यानी अकबर के आगे शीश झुकाने के बजाय वे नागौर से तत्काल उसी वक्त भादरा जून लौट गए। जलालुद्दीन अकबर ने इसे अपना अपमान समझा और राव चंद्रसेन पर सेनाएं भेजी। पीछे से उदय सिंह जी को जोधपुर राज्य देने का वादा कर ग्वालियर क्षेत्र का प्रबंध करने भेज दिया। उदय सिंह जी बेशक जोधपुर की राजगद्दी पर बतौर मारवाड़ के शासक के रूप में स्थापित हो गए थे, किंतु राव चंद्रसेन के रहते हुए वे कभी भी मारवाड़ राज्य पर एक छत्र राज नहीं कर सके। मतलब वो भी एक अद्भुत जीवन था कि चंद्रसेन के साथ समझौता करने को तैयार था अकबर, और उसने कहा राज्य भी तुम रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करो, तुम्हारे घोड़े हैं उस पर हमारा शाही दाग लगा लो। जो घोड़ों की पहचान के लिए दाग लगाया जाता है कि वो शाही दाग लगा लो। और उसने चंद्रसेन का जवाब था कि शाही दाग लगा ले, ये मेरे ललाट पे लगा हुआ दाग होगा, मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। 1571 भादरा जून पर मुगलों ने विशाल आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। राव चंद्रसेन को सिवाना जाना पड़ा। सिवाना से ही राव चंद्रसेन ने छापामार युद्ध नीति अपनाई, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के राज्य में यह नीति काफी प्रचलित हुई थी मराठाओं के बीच। उसी साल 1571 में ही राव चंद्रसेन जी का विवाह मेवाड़ के राणा उदय सिंह जी द्वितीय की पुत्री से हुआ। मेवाड़ के सहयोग से राव चंद्रसेन कई मुगल क्षेत्रों में हमले करने लगे। सुरक्षात्मक रूप से किसी किले, गढ़ या दुर्ग में रहकर युद्ध करने के बजाय उन्होंने पहाड़ों में रहकर युद्ध करना पसंद किया और वहां से प्रमुख मुगल क्षेत्रों में नए उत्साह से अजमेर, जेतारण, जोधपुर आदि पर छापामार हमले शुरू कर दिए। कुछ समय पश्चात चंद्रसेन जी पीपलोद के पहाड़ों में चले गए और सिवाना को अपने वफादार साथियों के हवाले छोड़ दिया। उन्हीं पहाड़ियों में उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने थोड़े से सैनिकों के साथ राव चंद्रसेन मुगलों की रसद, हथियार आदि लूटने लगे। अकबर ने उनको गिरफ्तार करने के लिए कई बार बड़ी सेनाएं भेजी। 2 साल के इस संघर्ष में राठौड़ों ने साहस और शौर्य से हर बार मुगलों की विशाल सेना को धूल चटा दी। उसके फलस्वरूप 1575 में अकबर ने आगरा से सिवाना की ओर विशाल सेना भेजी, किंतु रणबंका राठौड़ों ने इस बार भी मुगलिय सेना को अपनी वीरता से पटकनी दे दी। इससे अकबर काफ़ी नाराज हुआ। 1575 से 1576 जलाल खान। इस बार अकबर ने जलाल खान के नेतृत्व में आगरा से सिवाना की ओर विशाल सेना भेजी। आज़ादी के मतवाले राठौड़ों ने पुनः मुगलों को चित करते हुए जलाल खान की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। 1575 से 1576 शहबाज खान। अकबर शहबाज खान के नेतृत्व में फिर से सिवाना पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजते। हर बार हो रहे भीषण हमले से राठौड़ों की शक्ति क्षीण हो रही थी और दूसरी तरफ मुगल हर बार की तुलना में और भी भीषण हमले करते जा रहे थे। शहबाज खान को इस बार सफलता मिली। सिवाना का किला 1576 के अंत तक तोपों के हमले से पूरी तरह से घिर चुका था। राठौड़ों को इस बार सिवाना खाली करना पड़ा। (1576 से 1577) 1576 से 77 ईस्वी के आसपास कहा जाता है कि एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है। बताया जाता है कि राव चंद्रसेन जी की बहन मेवाड़ में विवाहित थी। चंद्रसेन जी के भांजे अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। तब महाराणा प्रताप खुद चंद्रसेन जी के भांजे के समर्थन में मेवाड़ की सेना के साथ मोर्चे पर आ खड़े होते हैं। उधर जब चंद्रसेन जी को खबर मिलती है कि उनके बहन बेनोई संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो चंद्रसेन जी अपनी राठौड़ी सेना और मारवाड़ी सरदारों के साथ मेवाड़ रवाना होते हैं और अपने बहनोई की तरफ से मोर्चे पर आ खड़े होते हैं। इधर जब महाराणा प्रताप को खबर मिलती है कि मारवाड़ से राव चंद्रसेन जी खुद उनके विरुद्ध युद्ध करने मैदान में आए हैं, तो महाराणा प्रताप अपनी मेवाड़ की सेना को मोर्चा खाली करने का आदेश देते हैं और महाराणा प्रताप खुद आगे बढ़ के राव चंद्रसेन जी को गले लगाते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य रहा होगा।
एक तरफ मेवाड़ के सिसोदिया कुल दिवाकर महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ मारवाड़ के राठौड़ कुल दिवाकर रणबंका राठौड़ का मिलन होता है। मानो काल चक्र थम सा गया होगा। महाराणा प्रताप द्वारा राव चंद्रसेन को मेवाड़ का राजकीय अतिथि घोषित किया जाता है, किंतु कुछ दिन मेवाड़ में गुजारने के बाद राव चंद्रसेन का मन शाही तीमारदारी से उचट जाता है। उनको मातृभूमि मारवाड़ की याद सताने लगती है। उधर मारवाड़ी सरदार भी बदतर होते मारवाड़ के हालातों के मद्देनजर चंद्रसेन जी को मेवाड़ से पुनः मारवाड़ का बुलावा भेजते हैं। एक दिन मेवाड़ त्याग कर राव चंद्रसेन पुनः मारवाड़ लौट आते हैं। वो एक ऐसे शासक थे जो बुला दिए गए थे, यानी होमलेस वंडर वॉरियर थे वो, और ही वॉज फॉरगॉटन हीरो, इस तरह भी इतिहासकारों ने लिखा है। तो जो बाद में जो शासन व्यवस्था आई जो उदय सिंह जी की थी या जो तत्कालीन शासक थे, उनके द्वारा उनके इतिहास को इतना उजागर नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है कि इतिहासकारों ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया, और वो इतने बड़े स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप से करीबन 10 साल बड़े थे, रिश्तेदार भी थे, लेकिन वो महाराणा प्रताप के भी आदर्श थे। सिवाना हाथ से निकलने के बाद राव चंद्रसेन जी सिरोही, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में रह करके अपने कुछ साथियों के साथ मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखते हैं और मातृभूमि को मुगलों की प्रतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। वहीं अकबर द्वारा बार बार सेनाएं भेजकर चंद्रसेन जी की गिरफ्तारी का भरसक प्रयत्न किया जाता है, किंतु मुगलों को सफलता नहीं मिलती। एक और जहां मेवाड़ से महाराणा प्रताप मुगली सल्तनत को हिलाकर रख देते हैं, वहीं मारवाड़ से राव चंद्रसेन अपनी अल्प सेना किंतु विराट वीरता और शौर्य से अकबर का दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देते हैं। 1579 राव चंद्रसेन ने सोजत दुर्ग से निकलकर रामगढ़ कान्हूजा की पहाड़ियों में वर्धनोरा राज्य के राजपूतों के सहयोग से मुगलों से संघर्ष किया। कान्हूजा राव पंचायनीय चौहान ने राव चंद्रसेन जी को शरण दी, जिस वजह से अकबर के समर्थकों से उन्हें युद्ध करना पड़ा। राव चंद्रसेन गजनई की पहाड़ियों में स्थित बालगढ़ में शरण लेते हैं। कान्हूजा से निकलने के बाद फिर छापामार युद्ध करते हुए सारण की पहाड़ियों में परिवार के साथ शरण लेते हैं। सारण के राव डूंगर सिंह, मोरेचा चौहान एवं देवलिया के इंद्र सिंह चौहान ने अंतिम क्षणों तक स्वयं के रक्षा कवच एवं धन देकर राव चंद्रसेन की सहायता की कोशिश की। वे मारवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने सन 1579 में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग सारण की पहाड़ियों में किया और मुगलों को खदेड़ते हुए उससे पहले अकबर के सेनापति जलाल खां को सारण में ही मार गिराया था। और उसका जो सेनापति था अकबर का, उसके रात में वो आक्रमण करना चाह रहा था, तो इस तरह उन्होंने तलवार से वार किया कि उसके एक आदमी के 3 टुकड़े हो गए। राव चंद्रसेन अपनी वीरता एवं शानदार रणकौशल का परिचय देते हुए वर्धनोरा राज्य के राजपूत सरदारों के सहयोग से बाहरी मारवाड़ के अनेकों परगनों को खदेड़कर मारवाड़ को धीरे धीरे पुनः आजाद करने लगे। लेकिन विधि का विधान कुछ और रहा। 1581 को मारवाड़ के इन महान स्वतंत्रता सेनानी का 39 वर्ष की अल्प आयु में देहांत हो गया। इतिहास के अनुसार कुछ लोगों ने जनवरी में इनका देहांत माना और कुछ ने मार्च में। जबकि उनकी मृत्यु हुई है तब तक 18 साल तक उनको रहने की एक कोई स्थायी जगह नहीं। वो कभी सिवाना में जा रहे हैं, कभी डूंगरपुर जा रहे हैं, कभी सोजत जा रहे हैं, कभी भाद्राजून जा रहे हैं। जोधपुर से निकल के पहले भाद्राजून गए और उसके बाद में जगह जगह बदलते रहे हैं। और वहां सब जगह जब बादशाह की सेना पहुंच जाती है तो जंगलों में ज्यादा रहे हैं, जंगलों में भटके हैं और पहाड़ी इलाके में वो ज्यादा रहे हैं ताकि मुगलों की सेना आए तो पता भी चल जाए और वहां आराम से छापामार युद्ध भी हो सके। ऐसा अद्भुत चरित्र अगर वो जिंदा रहते हैं तो थोड़े ही दिनों में वो जोधपुर पर वापस काबिज हो जाते। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारे बहादुर वीर हैं, उनके लिए भी बाधक हम ही बने हैं कहीं न कहीं। वो चाहे चंद्रसेन की बात कर दें, चाहे महाराणा प्रताप की बात कर दें, चाहे दुर्गादास की बात कर दें, किसी की भी बात कर दो, चाहे राणा सांगा की बात कर दें, जहां कहीं भी बाधक बने हैं हमारी यात्रा में वो हमारे ही लोग बने हैं। तो ऐसी परंपरा जो चल रही है उस परंपरा को दूर करना है। और दुर्गादास जी के भी कोई कम नहीं थे ऐसे सामंतों में से जो उनका विरोध करते थे और जो चापलूसी करते थे अजीत सिंह जी की, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। इसी प्रकार चंद्रसेन ने धैर्य नहीं छोड़ा। तो उनके इस गुण को, धैर्य के गुण को, जो क्षत्रिय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है,
उस गुण को हम स्वीकार करें, उस गुण को हम भी अब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चार दिसंबर 2022 को रावचंद्र सेन जी की छतरी का ऐतिहासिक निर्माण एवं जीर्णोद्धार वर्तमान जोधपुर महाराजा गज सिंह जी, चंद्रसेन जी के वंशज एवं वीर वर्ग दुर्गादास स्मृति समिति के सहयोग द्वारा पूर्ण हुआ। रावचंद्र सेन उस समय के राजस्थान के एक स्वतंत्रता प्रेमी मानसवी राजपूत थे। वे अपने 18 वर्ष के राजत्व काल में दिल्ली की अकबर जैसी शक्तिशाली हस्ती से मुकाबला करते रहे, पर उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने पिता द्वारा विजित 9 कोटि मारवाड़ के वैभवपूर्ण राजगद्दी से अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को मूल्यवान समझा और पहाड़ों में भटकते रहे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने इन्हीं के दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया। उस काल के राजपूतों में ये 2 ही वीर ऐसे थे जिन्होंने राज्य वैभव को ठुकराकर अपने स्वाभिमान को गुरुतर समझा और उसकी रक्षा की। रावचंद्र सेन जी का त्याग विस्मृति के गड्ढे में दबा रहा। ये तो आरपीएससी को धन्यवाद है कि उन्होंने रावचंद्र सेन से जुड़े सवाल पूछना प्रारंभ किया, जिस वजह से युवा पीढ़ी रावचंद्र सेन के बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना शुरू कर रही है। रावचंद्र सेन जी के वंशज चंद्रसेनो जोधा कहलाते हैं, जो कि अजमेर प्रांत में है। एक घटना जो उनके संबंध में है कि जो मांदलिया बील था, डकैत था बिड़ाई में और ऊपरगढ़ में रहता था, तो जब इधर से वो गुजर रहे थे, उनका कैंप था, तो बिड़ाई निवासियों ने उनके आतंक की बात उनको कही। उनको बहादुर जान के, एक अच्छा क्षत्रिय जान के उनको अपना निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत उस पर वार करके उसको समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद वो वापस निकल गए। और जैसा मैंने अर्ज किया आपसे कि भाई करम सेन जी फिर उनको जो परगने दिए हुए थे 11, और फिर 12वां परगना बिड़ाई का दिया गया। और जब सवारी निकल रही थी शाहजहाँ की, तो उनको छत्र चंवर ढोलने के लिए उनकी ड्यूटी थी। तो एक भवानी सिंह जी चारण थे, उन्होंने एक दोहा कहा जिसका हिंदी रूपांतरण ये है कि तुम्हारे पूर्वज तो चंद्रसेन जी जैसे हुए और तुम इस बादशाह के चंवर ढोलोगे। वो तत्काल उस सीढ़ी से कूद गए और वहाँ से निकल गए। तो उनके जो वंशज हुए बाद में उन्होंने बिड़ाई ठिकाने में स्थापना की। 1573 भिनाई की प्रजा के निवेदन पर रावचंद्र सेन ने उन्हें सताने वाले मादलिया नामक व्यक्ति पर आक्रमण किया और उसे मारकर भिनाई पर अधिकार कर लिया। त्वारीख पालन में लिखा है कि मादलिया चंद्रसेन का सहायक था। भिनाई उससे उनके पौत्र करमसेन जी ने लिया था। चंद्रसेन जी के 3 पुत्रों में से केवल उग्रसेन जी का वंश चला। उग्रसेन जी के करमसेन, कल्याण दास और कान्हा 3 पुत्र थे। करमसेन जी का अधिकार सोजत पर रहा। उनके 12 पुत्रों में से श्याम सिंह जी के उदय भाणवे के राज हुए। श्याम सिंह जी ने भिनाई पर राज किया। भिनाई और उसके ठिकाने स्थित मुरारदार भूमिया कहलाते हैं। भिनाई के भूमिया को ब्रिटिश सरकार को 7,717 रुपये वार्षिक कर देना पड़ता था। इसे राजा की उपाधि जोधपुर के महाराजा विजय सिंह जी ने छत्र व चमर के साथ सन 1783 में दी थी। शेखाव सिरदार 100 वर्ष हो गए हुक्म। हमारे दाता पोलो में अच्छे खिलाड़ी थे, दरबार लेके पधारे थे, घुड़सवारी अच्छे करते थे, इसलिए दरबार को पसंद आ गए, भिनाई में बस गए। हमारे दाता भोर सिंह जी दफेदार साहब के नाम से फेम थे भिनाई में, और आसपास एरिया भी सब जानता है उनको। जब से हम लोग भिनाई में रहने लग गए, आज 100 साल हो गए, दर पीढ़ी हम लोग रह रहे हैं। आसपास का एरिया पूरा क्षत्रिय वंश जानता है। चंद्रसेनो जोधा अभी भी अजमेर जिले में भूस्वामी के रूप में आबाद है। हर साल चंद्रसेन जी के वंशज उनको स्मरण करते हुए रावचंद्र सेन जयंती मनाते हैं। उनके आदर्शों और त्याग को सदा जीवित रखने हेतु शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं। पिछले वर्ष जुलाई 2022 में भिनाई रावचंद्र सेन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हरिंदर सिंह जी बांधनवाड़ा के सानिध्य में भिनाई स्थित ग्राम बडली में चंद्रसेन जी के वंशज जय बहादुर सिंह जी राठौड़ बडली द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रावचंद्र सेन के त्याग की विस्मृति के 2 विशेष कारण बताए जाते हैं। पहला, चंद्रसेन के वंशजों में राज्य नहीं रहा, और दूसरा, उस काल के कवियों ने चंद्रसेन जी के गुणगान में कोई लाभ नहीं देखा। वैसे अभी जो 2023 की जयंती वगैरह में मनाई गई थी, 2022 में हमारे बडली में
संपन्न करवाई थी 2023 में बघेरा राव साहब ने बघेरा में करवाई। उसमें ओंकार सिंह जी लखाओ साहब जो पुरातत्व धरोहर प्राधिकरण एवं संरक्षण के आप अध्यक्ष थे पूर्व में, आपने एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि राठौड़ों का डीएनए अगर आप पहचान जाओगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। राठौड़ों के डीएनए में खूब बड़े बड़े हजारों योद्धा हुए, जैसे राव मालदेव जी, राव चंद्रसेन जी, राव गंगा, वीर दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, जयमल, कल्ला राठौड़, राव जेता, राव कुपा, ऐसे राठौड़ों का इतिहास बहुत भरपूर पड़ा है। लेकिन इन वीर योद्धाओं के इतिहास को छुपा दिया गया है या किसी वजह से इनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, जबकि राठौड़ों का जो है डीएनए, इसके बारे में ओंकार सिंह जी लखावत ने कहा, वो बहुत ही सटीक बैठता है कि राठौड़ों का ऐसा डीएनए था, हमेशा स्वतंत्रता प्रेमी और लड़ाकू रहे हैं ये लोग। और राव चंद्रसेन जी का इतिहास अपने आप में बहुत गौरवमयी है और मुझे इनका वंशज होने पर बहुत ही गर्व है, अभिमान है। मैं भी कोशिश करूंगा कि राव चंद्रसेन जी के पद चिन्हों पर चलने का एक प्रयास करेंगे और मैं सारे वंशजों से ये आग्रह करूंगा कि राठौड़ वंश की परंपरा को हमेशा के लिए प्रचलन में रखें और अपने वंश को जानते हुए, अपने डीएनए को जानते हुए हमेशा अच्छा काम करें, जनता के लिए समाज सेवा करें। और राव चंद्रसेन जी के चाहे दुख पाले हुए, परेशानी पाले हुए, कुछ भी हो जावे, लेकिन कभी किसी की गुलामी और चाकरी ना करे, मैं ऐसा आग्रह भी करना चाहूँगा। दो महान व्यक्तियों में तुलना करना अत्यंत कठिन है, परंतु इतिहासकारों ने इन महान योद्धा के साथ न्याय नहीं किया। महाराणा प्रताप के नाम से जहां बच्चा बच्चा परिचित है, वही राव चंद्रसेन को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। हमारी युवा पीढ़ी इस महान योद्धा और स्वतंत्रता प्रेमी से परिचित नहीं है, जिन्होंने अकबर की अपेक्षा अत्यंत कम और सीमित शक्ति संसाधनों से और मुट्ठी भर सेना से मुगली सल्तनत को न सिर्फ हिला दिया, अपितु राजपूती आनबान शाह का निर्वाह करते हुए कभी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन के निधन के बाद उनके समकालिक प्रसिद्ध कवि दुर्सा आड़ा की वाणी से कुछ शब्द फूट पड़े थे। अणदज्ञ तुरी उजला असमर, चाकर रहने ना डिगिया चित, सारा हिंदू कार तणे सिर, पातल ने चंद्रसेन परवित। अर्थात जिसके घोड़ों को शाही दाग नहीं लगा, जो उज्जवल रहे, शाही चाकरी के लिए जिनका चित नहीं डिगा, ऐसे सारे भारत के सिरमौर थे राणा प्रताप और राव चंद्रसेन।